हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। इंडस्ट्रियल लॉ में आज की स्लाइड में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952। ठीक है, सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी न्यू टॉपिक विच इज़ रिलेटेड टू पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952। सो लेट्स कवर व्हाट आर द मेन साइलेंट फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ईपीएफ एक्ट। सो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड इज़ एस्टेब्लिश इन 1952। ठीक है, 1952 में आफ्टर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 उसके बाद पीएफ एक्ट की शुरुआत की गई, इसको कंस्टिट्यूट किया गया 1952 में। एंड हैंस द एक्ट इज़ नेम्ड एज द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविज़न एक्ट 1952। ठीक है, इस नाम से इस एक्ट को जाना गया, विच एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। प्रोविडेंट फंड इज़ अ वेलफेयर स्कीम, ये एक तरीके की वेलफेयर स्कीम्स है जो वर्कर्स को दी जाती है फॉर देयर रिटायरमेंट। ठीक है, उनके रिटायरमेंट के लिए। अंडर द स्कीम बोथ ऑफ द एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट देयर पार्ट बट होल ऑफ द अमाउंट इज डिपॉजिट बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर डिडक्टेड द एम्प्लॉई शेयर फ्रॉम द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉई. The interest earned on this investment is called credit in PF account of the employee at the time of the retirement, and the accumulated amount is given to the employees if certain conditions are satisfied. ठीक है, तो ये एक तरीके से एक वेलफेयर स्कीम्स हैं जो एम्प्लॉय के लिए बनाई गई है कि भाई आप जो अगर कोई भी एम्प्लॉय किसी भी फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसका पीएफ डिडक्ट होगा। पीएफ डिडक्शन के साथ साथ इसका कंट्रीब्यूशन दोनों एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, एम्प्लॉय की सैलरी से 12% जो उसकी बेसिक सैलरी होती है उसका 12% उसके अकाउंट में जो ईपीएफ अकाउंट में कंट्रीब्यूट किया जाता है। इसी तरीके से उतना ही अमाउंट एम्प्लॉयर के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है और ये अमाउंट इंटरेस्ट के साथ उसके पीएफ अकाउंट में जमा होता रहता है। ठीक है, तो इसको एक सोशल स्कीम कहा गया है, एक वेलफेयर स्कीम्स है वर्कर्स के लिए जो उनको उनके रिटायरमेंट के बाद मिलेगी आफ्टर द सेटिस्फाई सर्टेन कंडीशंस, जो कि यहाँ पे हम आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन सी कंडीशंस हैं। सो इट इज़ अ इन्वेस्टमेंट स्कीम। ठीक है, ये एक तरीके की वर्कर्स के लिए इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं कि भी वो अपने फ्यूचर के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ठीक है, ताकि फ्यूचर में अगर उसे जो भी नीड है, फाइनेंशियल नीड्स है, उनको फुलफ़िल कर सके। सबसे बड़ी इसमें एडवांटेज यही है कि भाई एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है और उसका जो इंटरेस्ट है वो भी उसको मिलता है। सो नेक्स्ट स्लाइड, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। इट इज़ एप्लीकेबल। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि भाई ये एक्ट कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है। सो ये एक्ट इट इज़ एप्लीकेबल एवरी फैक्ट्री, हर फैक्ट्री में जहाँ 10 या 10 से जो ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं विद द एड ऑफ पावर, या फिर 20 या 22 अबव विदाउट द एड ऑफ पावर। एवरी फैक्ट्री एंगेज्ड इन एनी इंडस्ट्री स्पेसिफाइड स्केड्यूल फर्स्ट। ठीक है, कोई भी फैक्ट्री जहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रहा है और वेयर 20 और मोर पर्सनस आर एम्प्लॉय, 20 या 20 से ज़्यादा लोग एम्प्लॉय हैं, वहाँ पे ये एक्ट एप्लीकेबल होता है। एवरी अदर एस्टेब्लिशमेंट Every other establishment employing 20 or more persons or class of the such establishment which central government may notify. Any other establishment so notify by the central government even if employing less than 20. ठीक है, so what types of provident fund? Provident fund categorize and classify in these types. First one है statutory provident fund, public provident fund, recognized provident fund और unrecognized provident fund. ठीक है, SPF, PPF, RPF और URPF. So statutory provident fund is a fund registered under the Provident Fund Act 1925. They are also known as government provident fund. So the employee who are meant for government, semi-government employee or university educational institutions affiliated to a university established under the statute or other specified institutions would be qualified give to them. PPF is covered under the Public Provident Fund Act 1968. Any member of the public, whether employee or not, can invest PPF.
Minimum contribution in this is 500 and maximum amount is 1,50,000 per year. The contribution made to the scheme along with the interest of the repayable after 15 years unless extend. The rate of interest एट द प्रेजेंट अंडर द स्कीम इज़ 8%. ठीक है, तो जो PPF में जो इंटरेस्ट का रेट है वो 8% है. अगर मैं EPF की बात करूँ तो EPF में जो आपको परसेंटेज मिलती है वो 8.33%. नेक्स्ट टाइप है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड. दिस स्कीम इज़ रजिस्टर्ड अंडर द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952, मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952. सो इस एक्ट के अकॉर्डिंग एनी पर्सन्स हु एम्प्लॉय 20 और मोर एम्प्लॉय अंडर द ऑब्लिगेशन ऑफ रजिस्टर हिमसेल्फ अंडर दिस एक्ट. एनी पर्सन कैन रजिस्टर हिमसेल्फ बाय देयर चॉइस वेदर दे हैड लेस देन 20 एम्प्लॉयज. A scheme started by the employer and the employees in the establishment, whether approved by the Commissioner of the Income Tax, is called the Unrecognized Provident Fund. So now PF contribution rate क्या होता है? PF contribution rate कितना PF contribution होता है? So let's cover. Contribution of PF paid by employer and employee is 12%. ठीक है, बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस रिटेनिंग अलाउंसेस, तो इसका 12%. Equal contribution is paid by the employer and employee. The establishment which employ less than 20% shall be restricted to contribute 10%. ठीक है, both employee and employer contribution. तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, अगर किसी भी फैक्ट्री में 150 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं या ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ पे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को 12% कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है. ओके, और दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है. जैसे सपोज़ आपने किसी भी मंथ में 20 वर्किंग डेज़ में काम किया है. ठीक है, तो जितने आपके वर्किंग डेज़ बने और जितने भी आपके अर्न हॉलीडेज़ हुए वो सब कैलकुलेट करके PF का कंट्रीब्यूशन करा जाता है. ओके, it is voluntary for the employees who draw salary less than 50,000 per month to become member of EPF. ठीक है, अगर किसी की सैलरी 15,000 या 15,000 से कम है तो वो EPF का मेंबर बन सकता है, वो कंट्रीब्यूशन कर सकता है. एम्प्लॉय हु ड्रॉ ऑन सैलरी मोर देन 50,000 पर मंथ एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू मेक PF कंट्रीब्यूशन, तो वो एप्लीकेबल नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है PF के लिए. इफ़ दे वांट टू बिकम द मेंबर ऑफ EPF देन दे बिकम विद द कंसेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड असिस्टेंट PF कमिश्नर. लेकिन अगर वो खुद चाहते हैं कंट्रीब्यूशन करना तो वो परमिशन लेके कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, लेकिन मैंडेटरी नहीं है. मैंडेटरी उन्हीं के लिए है जिनकी सैलरी 15 से बिलो है. ठीक है, 15 या 15 से बिलो. द एंटायर 12% ऑफ योर कंट्रीब्यूशन गोज इनटू द EPF अकाउंट. ठीक है, अलॉन्ग विथ 3.60% आउट ऑफ 12% फ्रॉम योर एम्प्लॉयर, while the balance 8.33% from the employee side is diverted to the EPS pension scheme and the balance goes into your EPF account. ठीक है, ब्रेकअप EPF कंट्रीब्यूशन. तो EPF कंट्रीब्यूशन का यहाँ पे ब्रेकअप दिखाया गया है कि कितना कितना कंट्रीब्यूशन होता है. तो जो 12% हम बात कर रहे हैं 12% ऑफ एम्प्लॉय सैलरी, तो इसको डिवाइड कर दिया गया. वेयर एज द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड, सबसे पहला है 67% गोज टू कंट्रीब्यूशन ऑफ EPF, तो 67% EPF में जाता है, 33% EPS में जाता है यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में, 5% गो टू EDLI, 5% EDLI एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम में जाता है, 1% EPF एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस लगते हैं और 0.1% गोज टुवर्ड द कंट्रीब्यूशन ऑफ EDLI एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस. ठीक है, तो इससे ये पूरा मिला के EPF ये जो 12% का कंट्रीब्यूशन है ये क्या है, कैलकुलेट हो जाता है. ठीक है, 67% EPF, 33% EPS, 5% EDLI और 0.1% EPF और EDLI चार्जेस. सो these are the important terms which are related to employee provident fund. तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की शुरुआत की गई 1952 में. ठीक है, 1952 में इस एक्ट को अप्लाई कर दिया गया उन सभी फैक्ट्रीज़ में जहाँ पे 20 या 20 से ज़्यादा लोग विदाउट द एड ऑफ पावर कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में काम कर रहे हैं. ठीक है,
अब ये आज के टाइम में हर जगह पे एप्लीकेबल हो सकता है, फैक्ट्रीज़ में, शॉप्स में, इंस्टीट्यूशंस में. इट इज़ एप्लीकेबल विद सर्टेन स्पेसिफाइड कंडीशंस. इसलिए इसको एम्प्लॉय प्रोविडेंट एंड मिसलेनियस प्रोविज़न एक्ट 1952 कहा जाता है. ठीक है. एंड इट इज़ एप्लीकेबल इन होल ऑफ द इंडिया. तो ईपीएफ की जो स्कीम है एक तरीके से वेलफेयर स्कीम है वर्कर्स के लिए. जैसे कि 1948 की बात करें, 1948 में एम्प्लॉय फैक्ट्री एक्ट आया, तो उसमें एम्प्लॉय के एक्सप्लोटेशंस को रोका गया विद द हेल्प ऑफ फैक्ट्री एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. जो वर्कर को ओवर एक्सप्लोट किया जा रहा था, उनको फेयर वेजेस नहीं दिए जा रहे थे, उनको फेयर वर्किंग कंडीशंस नहीं दी जा रही थी, उनकी सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा जा रहा था, उनके वेलफेयर का ध्यान नहीं रखा जा रहा था. सो आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, certain provisions imposed on the factory. So every employer is liable to provide the fair conditions to their workers. ठीक है. और उसी के कुछ टाइम के बाद फिर क्या है, ईपीएफ की शुरुआत भी की गई. एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए भी बहुत सारी स्कीम्स बनाई गई, जिसमें से एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट और बेस्ट. तो इसमें क्या है, एम्प्लॉय के फ्यूचर के लिए एक वेलफेयर स्कीम तैयार की गई जिसको ईपीएफ में हम बात कर रहे हैं वर्कर्स के इन्वेस्टमेंट की. वो कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है अपने फ्यूचर की सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि पता है फ्यूचर अनसर्टेन है. तो उस कंडीशन में जब वो रिटायर हो जाएगा तो उसको उसके फ्यूचर्स की सिक्योरिटी के लिए, ताकि अगर उसको कोई हेल्थ इश्यू हो रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्रॉपर उसके पास इन्वेस्टमेंट जो भी है उसके थ्रू वो उन सब चीज़ों को फेस कर सके. तो ये एक वेलफेयर स्कीम है जो हम अपने वर्कर्स को प्रोवाइड करते हैं अंडर द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952. ठीक है. तो जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट द एक्यूमुलेटेड अमाउंट इज़ गिवन टू द एम्प्लॉयज़. तो जो भी अमाउंट बनता है वो वर्कर को दिया जाता है. ठीक है. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में आपको अपने नॉमिनी भी बनाने पड़ते हैं. ठीक है. अगर कोई भी प्रैक्टिस ऐसी आई है, सपोज़ कि किसी भी वर्कर की डेथ हो गई, तो इन दैट केस जो उसका जो नॉमिनी होता है उसको वो सारा अमाउंट पे किया जाता है. ठीक है. और वो उसके लिए एंटाइटल्ड होता है. तो यही यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की. सो ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे सेशन. नेक्स्ट स्लाइड में हम फिर से डिस्कस करेंगे इसी के सब टॉपिक्स को. थैंक यू.